हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो मुगल साम्राज्य पर केंद्रित है और इसी के अंतर्गत आज हम एक ऐसे शख्स के विषय में बात करेंगे जो फरगना की एक छोटी सी जागीर से लेकर भारत में मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाला था। तो आप जानना चाहेंगे वह शासक कौन था? तो दोस्तों, वह था बाबर, जिसने फरगना से लेकर भारत के सम्राट बनने तक का सफ़र तय किया। आज हम अपने इस वीडियो में बाबर के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन की बटन को प्रेस करना न भूलें, जिससे सबसे पहले मेरे वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, तो अब हम जानते हैं बाबर के विषय में। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी सन 1483 को फरगना में हुआ था, जो कि ट्रांसअक्सियाना तुर्की क्षेत्र का एक छोटा सा प्रदेश था। यहीं पर इसके पिता जागीरदार थे। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। इनके ये तैमूर के वंशज थे। अतः आप देखेंगे यह पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और साथ ही साथ आप देखेंगे माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार आप देखेंगे बाबर में मध्य एशिया के 2 योद्धाओं का रक्त का सम्मिश्रण था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं बाबर का शासक बनने का सफ़र। आप देखेंगे दोस्तों कि बाबर के पिता फरगना के एक छोटे से प्रांत के जागीरदार थे, जो फरगना की जागीर से असंतुष्ट थे। वो और अधिक प्रदेश और क्षेत्र प्राप्त करना चाहते थे, किंतु एक दिन कबूतरों को उड़ाने के प्रयास में वो झोपड़ी से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की अकाल मृत्यु हो गई। इस अकाल मृत्यु की स्थिति में आप देखेंगे कि बाबर 11 वर्ष और 4 माह का था। इसी अल्पायु में उसे फरगना का शासक बनना पड़ा। इस प्रकार बाबर अल्पायु में शासक बना। जब वह शासक बना तो ऐसी स्थिति में उसके राज्य पर उसके चाचा और मामा घात लगाए बैठे हुए थे। वो उसके राज्य को अधिकार में करना चाहते थे, किंतु बाबर ने अपनी दादी दौलत एहसान बेग के माध्यम से अपनी गद्दी को व्यवस्थित किया और अपने राज्य को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिसमें उसे सफलता भी मिली। बाबर फरगना से ही संतुष्ट नहीं था, वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य को हथियाना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने समरकंद पर अधिकार करने का प्रयास किया। उसका पहला प्रयास 1496 ईस्वी में हुआ, जिसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु उसने अपने प्रयास कम नहीं किए। उसने दूसरे वर्ष 1497 ईस्वी में दोबारा समरकंद पर आक्रमण किया और उसमें उसे कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई और वह समरकंद को 100 दिनों तक अपने अधिकार में रखने में सफल रहा। इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई और इस बात का पता जब फरगना वासियों को चला तो फरगना में विद्रोह हो गया। ऐसी स्थिति में बाबर समरकंद को छोड़कर वापस फरगना को प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। जब वह फरगना के लिए वापस आया तो समरकंद उसके हाथ से निकल गया। इसके बाद उसने पुनः समरकंद को प्राप्त करने का 1500 और 1501 के मध्य प्रयास किया। इसमें भी उसे कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई और वह इस बार 8 माह तक समरकंद पर अधिकार करने में सफल रहा, किंतु इसी दौरान उसका समरकंद पुनः हाथ से छिन गया और इसी समय आप देखेंगे फरगना की जागीर भी उसके हाथ से चली गई।
ऐसी स्थिति में उसे दर दर भटकना पड़ा और इसी दर दर भटकने की स्थिति में उसे अनेक रातें जंगलों में गुजारनी पड़ी। फिर उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया और काबुल पर अधिकार करने में उसे सफलता प्राप्त हुई। काबुल पर अधिकार के साथ ही आप देखेंगे उसके दुर्दिनों का अंत हो गया और उसने आगे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए 1507 ईस्वी में कंधार पर आक्रमण किया और इस प्रकार वह काबुल और कंधार दोनों पर अधिकार करने में सफल रहा। और इसी समय उसे भारत के विषय में अपने पूर्वजों की जानकारी अर्थात तैमूर के आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त हुई और उसे यह भी पता चला कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र है जिसे तैमूर लूट कर ले गया था। तो ऐसी स्थिति में उसकी भी भारत पर आक्रमण करने और उसे लूटने की इच्छा थी। जब उसे इस विषय में जानकारी प्राप्त हुई तो भारत की समृद्धता ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आकर्षित किया, जिसका परिणाम भारत पर आक्रमण और मुगल साम्राज्य की स्थापना के रूप में सामने आता है। दोस्तों, बाबर के भारत पर आक्रमण से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति। बाबर ने स्वयं बाबरनामा में इसका उल्लेख किया है कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वह इस समय अस्थिर थी। इस समय भारत में 7 राज्य थे जिसमें 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य थे। 5 मुस्लिम राज्यों में पहला दिल्ली, जहां पर इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था जो एक अफगान था। दूसरा गुजरात, जहां पर मुजफ्फर शाह द्वितीय शासन कर रहा था। तीसरा मालवा, जहां महमूद द्वितीय शासन कर रहा था। चौथा बंगाल, जहां नुसरत शाह शासन कर रहा था। और पांचवा दक्षिण में बहमनी, जहां कलीमुल्ला शाह शासन कर रहा था। इस प्रकार ये 5 सल्तनतें थी जहां पर मुस्लिम शासन व्यवस्था स्थापित थी। और वहीं 2 हिंदू राष्ट्र थे जिसमें आप देखेंगे एक राजस्थान में मेवाड़, जहां का शासक राणा सांगा था जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था जहां का शासक कृष्णदेव राय था। इस प्रकार बाबरनामा के अनुसार ये 7 राज्य उस समय के महत्वपूर्ण राज्य थे जिनमें पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष और आपसी संघर्ष चल रहे थे, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए अनुकूल अवसर थे और उसी अवसर का फायदा बाबर ने उठाया और इसी के तहत उसने अपने प्रारंभिक आक्रमण भारत पर किए जो 1519 से लेकर 1524 तक किए गए। और इन आक्रमणों में 4 आक्रमण महत्वपूर्ण थे, जिसमें पहला बाजौर और भैरा पर किया गया, दूसरा पेशावर पर किया गया, किंतु इन्हें वह ज़्यादा समय तक अपने अधिकार में नहीं रख सका और ये उसके हाथ से निकल गए। तीसरी बार जब उसने सियालकोट पर आक्रमण किया, उसी समय दोबारा बाजौर और बहरा और पेशावर पर भी अधिकार किया। इसके बाद 1524 ईस्वी में उसने पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब के शासक दौलत खां लोधी को पराजित किया। अब बात आती है भारत पर महत्वपूर्ण आक्रमणों की, जिसके कारण बाबर भारत में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व दिलाने में सफल रहा। तो वो आक्रमणों को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला आक्रमण है पानीपत का प्रथम युद्ध। यह 21 अप्रैल सन 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा क्योंकि बाबर ने तुलुगामा युद्ध पद्धति और साथ ही साथ तोपखाने का पहली बार भारत में प्रयोग किया, जिसके कारण इब्राहिम लोदी, जिसको कि सैन्य संचालन का भी सही ज्ञान नहीं था, साथ ही उसकी सेना के सैनिक भी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं थे, जो उसका मुकाबला करने में असफल रहे और इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। इसके साथ ही दिल्ली की गद्दी पर बाबर का अधिकार हो गया, किंतु बाबर का दिल्ली पर अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं था क्योंकि अभी भी उसको
चुनौती राणा सांगा के रूप में सबसे महत्वपूर्ण थी। ऐसी स्थिति में उसे राणा सांगा के खिलाफ भी युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा और इसी का परिणाम खानवा का युद्ध के रूप में सामने आता है, जो बाबर का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध 17 मार्च सन 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। यह युद्ध इसलिए भी अनिवार्य हो गया था क्योंकि इस समय बाबर ने भारत में रहने का निश्चय कर लिया था, जबकि राणा सांगा यह समझ रहा था कि बाबर भी तैमूर की भांति भारत पर आक्रमण करेगा और लूट कर वापस चला जाएगा। किंतु जब बाबर ने भारत में रहने का निश्चय कर लिया तो ऐसी स्थिति में राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध अनिवार्य हुआ और इसी का परिणाम 17 मार्च सन 1527 को यह युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध के पूर्व ही बाबर की सेना में भय व्याप्त हो गया था और बाबर की सेना वापस लौट जाने के लिए तैयार थी, किंतु बाबर ने तमगा कर से मुक्त करने की बात की और शराब के पत्रों को तोड़ दिया और उसने शराब छोड़ने का निर्णय लिया। इस प्रकार से उसने अपने साथियों को जिहाद के नारे के माध्यम से काफिरों को दंड देने की बात की, अल्लाह का नेक कार्य बताते हुए उन्हें राणा सांगा के खिलाफ तैयार करने के लिए जोश भरने का कार्य किया, जिसमें वह पूर्ण रूप से सफल भी हुआ और जिसका परिणाम खानवा का युद्ध के रूप में सामने आया। इस युद्ध में भी बाबर ने पुनः तुलगामा युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया, जिसका मुकाबला राजपूतों ने वीरतापूर्वक किया, किंतु अंत में राजपूतों को पराजय का सामना करना पड़ा और बाबर यहाँ पर भी विजयी रहा। बाबर की इस विजय से भारत में उसका साम्राज्य सुरक्षित तो हो गया, किंतु अभी भी उसकी लालसा चंदेरी के दुर्ग को अधिकार में करने की थी और इसी का परिणाम आप देखेंगे चंदेरी के युद्ध के रूप में सामने आया, जो कि मालवा क्षेत्र में पड़ता था। आप देखेंगे कि चंदेरी में इस समय आया था, जो राणा सांगा को सहयोग देने के कारण और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था और बाबर उससे चंदेरी का किला छीनना चाहता था। यहाँ पर भी राजपूतों ने बाबर के आक्रमण का तीव्र विरोध किया, किंतु मेदिनी राय के एक सहयोगी ने बाबर को सहायता उपलब्ध करा दी और कमजोर दीवार बता दी, जिसके कारण बाबर के तोपखाने ने उस किले की दीवार को गिरा दिया, जिससे बाबर चंदेरी के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ और इस प्रकार मेदिनी राय पराजित हुआ। ये इस प्रकार बाबर की चंदेरी के युद्ध में भी विजय हुई। इसके बाद अंतिम चुनौती उसे घाघरा के युद्ध के रूप में देखने को मिली, जहाँ पर इब्राहिम लोदी के वंशज उसे चुनौती दे रहे थे। ऐसी स्थिति में 6 मई सन 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया। यह बाबर का भारत में अंतिम युद्ध था, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया और इस प्रकार उसका भारत पर निष्किंट राज्य स्थापित हो गया और वह भारत में मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने में सफल हुआ। अब बात आती है बाबर की उपलब्धियों की। जी हाँ दोस्तों, बाबर के आने से भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। भारत में आप देखेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर ने, आप देखोगे, सुल्तान की पदवी का परित्याग करके सम्राट का पद धारण करना प्रारंभ कर दिया, जो भारतीय परंपरा के अनुसार था। जो जनता का सर्वे सर्वा था वह शासक था, जो देवी अधिकार के सिद्धांत के अनुसार भी महत्वपूर्ण था। इस प्रकार बाबर ने परिस्थितियों को अनुकूल जानकर भारत में सम्राट का पद धारण किया और वह भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। दूसरी बात, उसके भारत पर अधिकार से भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर भी उसका अधिकार हो गया। इस प्रकार काबुल, कंधार से लेकर भारत में दिल्ली, आगरा और चंदेरी तक का पूरा क्षेत्र बाबर के अधिकार क्षेत्र में चला गया, जो अब एक शासक के अधीन था। तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में बाबर अपने साथ युद्ध की नई प्रणाली लेकर आया था,
जो तुलुगामा युद्ध पद्धति थी, साथ ही तोपखाना लेकर आया था, जो भारत में पहली बार प्रयोग किए गए थे। इस प्रकार नई युद्ध नीति की शुरुआत भारत में हुई, जो बाबर ने ही यहाँ पर इसकी नींव रखी थी। चौथा, भारत की सीमा की सुरक्षा। आप देखेंगे बाबर का जब काबुल कंधार से लेकर भारत में आगरा, ग्वालियर, चंदेरी तक का पूरा क्षेत्र जब उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया, तो ऐसी स्थिति में उसकी पश्चिमी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब बाबर पर थी। तो बाबर का एक छत्र राज्य होने के कारण अब उसकी सीमाएं पश्चिम में भी सुरक्षित हो गई थी। इसके साथ ही नवीन संस्कृति का उत्थान हुआ। आप देखेंगे भारत में इस नवीन संस्कृति के तहत कला, साहित्य, संस्कृति, भवन निर्माण, स्थापत्य कला, चित्रकला के क्षेत्र में अनेक नवीन क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जो बाबर से शुरू होकर मुगलों के शासनकाल में और आगे बढ़े। अगला है धार्मिक कट्टरता के युग का अंत। आप देखेंगे कि सल्तनत काल में जो धार्मिक कट्टरता का वातावरण बना था, अब उसका अंत हुआ और इस समय आप देखेंगे धार्मिक उदारता के युग की शुरुआत हुई, जो मुगलकालीन शासन में अकबर के शासनकाल में और आगे बढ़ी। इसके साथ ही बाबर की उपलब्धियों में उसका बाबरनामा था, जो उसके लेखन की रुचि को भी दिखाता है। साथ ही बाबरनामा एक अमूल्य धरोहर है बाबर की, जिसके कारण न केवल उसके आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, अपितु बाबर ने कब कब क्या किया उसके बारे में भी विस्तार से विवेचन हमें प्राप्त होता है। साथ ही उस समय की भारत की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के विषय में भी उसने विस्तार से विवेचन किया, जो भारत की जानकारी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला है भारत में एक नवीन युग की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बाबर के आने से भारत में आप देखोगे एक नवीन युग की शुरुआत हुई। बाबर के भारत आने से भारत में मुगल कालीन संस्कृति की शुरुआत हुई और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कला, साहित्य और संस्कृति के विकास का अवसर प्राप्त हुआ। अगली बाबर की उपलब्धियों में हम देखते हैं बागवानी कला का विकास। आप देखेंगे कि भारत में गर्मी, धूल और लू बहुत ज़्यादा चलती है और इनसे सुरक्षा के लिए बाबर को जो सबसे सदुपयोगी लगा वह था बागवानी, जिससे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने बागवानी कला का विकास किया। इस प्रकार बाबर की ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। अब बात आती है बाबर की मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को बाबर की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और इस प्रकार मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले शासक का अंत हुआ।